May I come in? Please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Please Thank you, sir. come and sit down. So, how are you this morning, Mamta? जी sir, fine. You got a scholarship, huh? जी sir. And then you did something for Swachh Bharat. जी sir. मैम हिंदी में. हिंदी ठीक है. I thought so. या ओके, हम अभी हिंदी में बातचीत करेंगे. जी. और आप अगर काम करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट. जी सर, मैं टीचर हूँ. ठीक है. क्या पढ़ा किया? जी, साइंस मैथ. साइंस एंड मैथ्स दोनों सर. दोनों. जी सर. जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जी सर. बहुत प्रसिद्ध है. क्या पॉपुलेशन है? जी करीबन 36 लाख पॉपुलेशन है. ये 2011 सेंसस है और आज का है? जी नहीं, 2011 का है सर. ठीक है. आज अभी कितना होगा अंदाजा? जी सर, ग्रोथ रेट बड़ी होगी तो अंदाजन सर लगाना थोड़ा. ठीक है. भारत का पॉपुलेशन कितना है सर अभी? अभी सर ऐसा करीबन 148. 148. हाँ, कहा जाता है सर. मैंने चुनावी रैलीज में ही सुना है तो सर. जी. ठीक है. अगर आप जोधपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आपका 4-5 प्रायोरिटीज बुलेट पॉइंट्स बता दीजिए. जी, जोधपुर के डीएम के रूप में मेरी 5 प्रायोरिटीज में पहला होगा वाटर मैनेजमेंट, दूसरा होगा बालिका शिक्षा, तीसरा होगा महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाना, और सर चौथा होगा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उनके लिए कार्य करना, और सर 5वां होगा सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सर. बहुत अच्छा. जी सर. ये मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी कितना फर्क है जोधपुर में सर? जी, जोधपुर की टोटल लिटरेसी रेट 81% है, जिसमें वीमेन की 71% है करीबन. क्या करेंगे आप महिला शिक्षा के लिए? जी सर, महिला शिक्षा के लिए मैं प्राथमिक स्तर से शुरुआत करना चाहूँगी कि जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक, पहले उसको बढ़ाना सर, और फिर जो बीच में ड्रॉप आउट हो रहे हैं जैसे 6ठी क्लास के बाद 8वीं क्लास के बाद, उसको नियंत्रित करना, और जो हायर एजुकेशन है उनमें लड़कियों को प्रोत्साहन देना, और सरकार की जो विभिन्न स्कीम्स है उनमें उनको शामिल करना सर. बहुत अच्छा. आगे जाइए. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ममता, जी सर. हिस्ट्री इज योर ऑप्शनल. जी सर. जोधपुर का इतिहास के बारे में थोड़ा बताएंगे संक्षेप में? जी सर, जोधपुर का इतिहास सामान्यतः प्रतिहार शासकों के काल से माना जाते हैं. पहले शासक हरिश्चंद्र नाम से हुए, इसके बाद जनरली इतिहास में डिक्लाइन दिखाई देते हैं. फिर जो राव जोधा हैं उनके द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई है. उनके बाद का इतिहास क्रमिक रूप से प्राप्त होता है, जिसमें राव मालदेव हुए, राव चंद्रसेन हुए, और मोटा राजा उदय सिंह हुए. ये राजा होते हैं सर. अभी जीएसटी काउंसिल का मीटिंग जो है ना वो जैसलमेर में किया गया था, आपने फॉलो किया? जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग किया गया था. जी सर, मैं ये डेली मीटिंग्स फॉलो नहीं कर पाती हूँ, सॉरी सर. अभी जैसलमेर में ये बताया गया आर्टिजियन वेल के बारे में आपको जानकारी है? सर मैं अभी इसको याद नहीं कर पा रही हूँ. अच्छा ठीक है. आपने जब चेयरमैन साहब पूछा, आपने गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब आप बताओ. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वुमेन एम्पावरमेंट में मतलब कैसे आप जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करोगे आपके जिला में? जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ जोधपुर में अभी बहुत कम लेवल पर है, और ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक घटक होगा जो वुमेन को सोशल रोल और इकोनॉमिक रोल दोनों में मजबूत करेगा. वो उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ावा देगा. तो सर वुमेन को संगठित करते हुए उन्हें इसका फायदा बताते हुए, और कुछ जो उन वुमेन्स की पहचान करना जो इसमें सक्षम हो सकती हैं, जो लोगों को यूनाइट कर सके वुमेन्स को आपस में.
तो सर उनकी पहचान करते हुए ग्रामीण लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल या शहरी लेवल तक मैं प्रयास करूंगी सर। आपके नज़रिया में वुमेन सेफ्टी और वुमेन सिक्योरिटी में कोई अंतर है? सर वुमन सिक्योरिटी एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है और वुमन सेफ्टी उसी का सर पार्ट हो जाता है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल, जी सर। वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन लेड डेवलपमेंट, उसमें कोई अंतर है? जी सर, वुमन एम्पावरमेंट का तात्पर्य होता है महिलाओं को सक्षम बनाना, जो पिछड़ी हुई है या उनको एजुकेशन देना, उनको सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना। वहीं सर वुमन लेड डेवलपमेंट का तात्पर्य है कि महिलाएं आगे आकर विकास का घटक बने, वो विकास को निर्धारित करे। जैसे सर अभी जो नारी वंदन विधेयक अधिनियम लाया गया है, इसमें महिलाओं सांसद के रूप में बढ़ावा देने और विधायक के रूप में बढ़ावा देने की उम्मीद की गई है। तो इसका तात्पर्य यह होगा कि महिलाएं विकास करेगी और पार्लियामेंट में विधेयक निर्माण वगैरह में आगे आएगी। तो सर ये वुमन लेड डेवलपमेंट हो जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ममता। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे आप ये बताएं कि आप जिस संभाग से आती हैं वहाँ पर बाल विवाह बहुत प्रचलित है, तो यदि आप जोधपुर जिले की एसपी हो तो किस प्रकार से बाल विवाह को रोकेंगी, और यदि बाल विवाह हो जाए तो फिर उसका एनलमेंट कैसे कराएंगी? जी, बाल विवाह निषेध अधिनियम है 2006, इसके तहत बाल विवाह के लिए प्रोहिबिशन ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं और इसमें जो स्कूल टीचर्स हैं और सरपंच हैं उनकी भी भूमिका निर्धारित की गई है कि वो बाल विवाह रोकेंगे। साथ ही इसमें ये प्रोविजन है कि बाल विवाह हो जाता है तब जो बाल विवाह में शामिल थे उन पर कार्रवाई की जाए। तो कहीं अगर बाल विवाह घटित होता है तो मेरा फर्स्ट ये रहेगा कि मैं जो अंडर थाना आ रहा है जिसमें उनको बोलूं इसकी एफआईआर रजिस्टर करें और जो शामिल व्यक्ति थे उन पर कार्रवाई करें और फैमिली को समझाते हुए उसको नलीफाई करना। में जो बाल विवाह से संबंधित हम सूचनाएं देखते हैं उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि थाने एफआईआर रजिस्टर ही नहीं करते, वो दबाव में आ जाते हैं। लोकल जो भी नेता है तो वो दबाव को कैसे कम करें, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। जी मैम, इसके लिए विशेषतः ये बाल विवाह की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती हैं। तो ग्रामीण जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं वार्ड पंच से लेकर सरपंच और सर मैम जो स्कूल लेवल पर टीचर्स हैं प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के, उनको शामिल करते हुए समय समय पर उनको जागरूकता प्रदान करना और उनकी सक्रिय भूमिका की अपेक्षा करना मैम, कि इसका दुष्प्रभाव कितना ज्यादा पड़ेगा आपके ग्रामीण क्षेत्र में या आपके घर परिवारों पर। में वेरी गुड। आप मैथ्स पढ़ाती हैं। जी मैम। प्राय ये देखने में आया है कि बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है अधिकतर, तो आप किस तरह से उनमें इस सब्जेक्ट के प्रति रुचि जागृत करती हैं? जी मैम, इसमें मैं पर्सनली मैथ्स पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे बच्चों से मिलती हूँ, उनमें देखा है मैंने बहुत अरुचि है। तो मैम इसमें मैं ये प्रयास करती हूँ कि पहले मैं उनका असेसमेंट करती हूँ कि उनका वर्तमान में लेवल क्या है, फिर मैं ये पता करने की कोशिश करती हूँ कि उनको मैथ्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। और मैंने ये पाया है कि जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आने का कारण है उनका बेस है जो इतना मजबूत नहीं है जिससे वो आगे की बड़ी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर जोड़ और बाकी होती हैं वो 6 क्लास के बच्चों को करना वो नहीं आ पाते हैं गवर्नमेंट स्कूल की जहाँ मैं पढ़ाती हूँ मैं। तो मेरा पहला प्रयास होता है कि बच्चों को जो सब्जेक्ट या जो बुक किस नॉलेज है उसके साथ साथ उनको प्रैक्टिकल और जो उनके लोकल लेवल का नॉलेज ऐड करते हुए उनको इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ाती हूँ मैम, जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये सारी। चलिए, तो आपका परसेंटेज रुचि बढ़ाने का काफी अच्छा है। जी मैम। ओके, मुझे ये बताएं कि आजकल आप हिस्ट्री की ऑप्शनल है आपका, ये कहा जा रहा है कि हिस्ट्री को पुनः लिखना चाहिए क्योंकि ये पहले मतलब जो राजाधीश है उनकी पर्सपेक्टिव से लिखा गया था, जो भी रूल कर रहा है, लेकिन जो रूल्ड है उनके पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा गया। तो क्या ये कार्य आरंभ हुआ है, और यदि हुआ है तो इस को क्या कहा जा रहा है? जी मैम, इतिहास लेखन के समय समय पर विभिन्न दृष्टिकोण रहे हैं जिसमें हमारा आरंभिक इतिहास साम्राज्यवादी लेखकों द्वारा लिखा गया, फिर राष्ट्रवादी लेखक आते हैं, उसके बाद मार्क्सवादी लेखक आते हैं जो इकोनॉमिक सोशल एस्पेक्ट में इतिहास लिखते हैं। अभी जो अप्रोच विकसित हुई है वो 1990 के बाद जिसे सबाल्टर्न अप्रोच कहा जाता है, जिसमें जो पीपल थे उनकी वास्तविक रूप में क्या सोच थी, उनका क्या स्तर था, यह देखा जा रहा है।
और मैम जहाँ तक इतिहास पुनः लेखन की बात है, तो ये इतिहास पर हमारी और ब्रॉड समझ विकसित करेगा और जो जनता है उनके बारे में हमें और अधिक जानकारी मिल पाएगी मैम। कोई प्रमुख लेखक जो सबाल्टर्न स्कूल के हैं, कोई हिस्टोग्राफर्स, उनका नाम बताएंगी? जी, अभी कुछ समय पहले उनकी डेथ हुई थी, काफ़ी फेमस थे, लेकिन उनका नाम अभी मिस हो रहा है। चलिए, कोई बात, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके ओके ममता, ये महर्षि दधीची कौन थे? जी सर, ये एक ऋषि हुए हैं और इनके संबंध में ये किंवदंती है कि असुरों से जब पृथ्वी का विनाश हो रहा था, उन्होंने अपनी हड्डियां दान की। नहीं, क्यों उन्होंने ही क्यों की? जी उन्हीं की हड्डियां क्यों सबसे इम्पोर्टेंट माना गया? सर, इसके संदर्भ में अच्छा, मैं पता पूरी लगा कहानी लीजिए। याद नहीं कर पा ठीक रही, है। सॉरी सर। और गार्गी कौन थी? जी, गार्गी एक वैदिक कालीन विदुषी महिला हुई है सर। किनकी पत्नी जी। थी? अच्छा, सप्तर्षि कौन थे? सर सॉरी सर। एनीवे, सो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके ड्राफ्ट में ये नाम जी उभर के आ रहा है। जी सर, मैं बताना चाहूंगी जी। गार्गी पुरस्कार। हाँ, गार्गी जी, पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन गार्गी कौन थी ये जानना जरूरी है। ओके सर। जी। भारत के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति अभी क्या है? आप पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में या उनकी स्थिति के बारे में कुछ बता पाएंगे? जी, पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो अपने भारत का 8% के करीब एरिया रखते हैं और एक कृषि बेस्ड क्षेत्र है, जहां हालांकि मैदानी क्षेत्र मुख्यतः असम केंद्रित है और कल्चर और हिस्ट्री भी उनकी रिच रही है, जिसमें अभी प्रयास किए जा रहे हैं सर। और इकोनॉमिक रिच तो डेवलपमेंट है, लेकिन जी स्ट्रेटेजिकली आपने उसका कुछ नहीं बताया। जी सर। ओके, हमारे स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी के लिए बताइए। जी सर, स्ट्रेटेजिकली पूर्वोत्तर क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र इस रूप में है कि सर एक चाइना और दूसरा म्यांमार की दृष्टि से, जहां चाइना के लिए अपने सिक्योरिटी अपना सुनिश्चित करना उपयोगी है, वहीं म्यांमार से हमारे जो ड्रग ट्रैफिकिंग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स होते हैं उन पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। और सर बांग्लादेश के संदर्भ में भी इसे समझा जा सकता है, जो बांग्लादेश से अवैध शरणार्थी जा रहे हैं और पूर्वोत्तर का जो पॉपुलेशन जो डिवीजन है वो बिगड़ रहा है। तो मणिपुर में कुछ है, संकट चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो उसके मुख्य कारण कुछ मालूम है या कुछ अंदाज़ा है? जी सर, मणिपुर में दो एथनिक ग्रुप के बीच में ये मैथी और कुकी है, इनके बीच ये डिवीजन की वजह से हुआ है। और जो मैथी समूह है जिनका राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधित्व मजबूत है, तो उनको आरक्षण दिए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन शुरू हुए थे सर। फिर एक्सटर्नल कारकों की वजह से और कुछ एक्सटर्नल कारक क्या क्या होंगे आपके हिसाब से? जी, इसमें सर मुख्यतः ये देखा जा रहा है कि इसमें चाइना का रोल है, जो म्यांमार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में निभा रहा है। लेकिन एक्सटर्नल तो फैक्टर तभी काम करता है जब आपका इंटरनल कमज़ोर हो। तो इंटरनल कमजोरियां हमारी क्या रही हैं? इंटरनल कमजोरी में सर भारत के परिप्रेक्ष्य में, अब नॉर्थ ईस्ट से निकल आए, इंटरनल कमजोरी हमारे जिसको लेकर के हमारे देश में उथल पुथल हमेशा होता रहता है, वो क्या एक इंटरनल कमजोरी है जिसको फिशर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे डिट्रैक्टर्स? जी, भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविध जनसंख्या की सर विविध मांगे हैं सभी। सॉरी, प्लीज सॉरी। जी सर, विविधतापूर्ण जनसंख्या है तो विविध जनसंख्या की जो विविध मांगे हैं सर, सभी को एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ समूह हैं जो असंतुष्ट रह जाते हैं, तो जो बाह्य कारक होते हैं इन असंतुष्ट समूहों को अपने वो पक्ष तो है, में। लेकिन मुझे वो क्या कारण है, क्या आपका फिशर्स हैं जिसके कारण कि बाहर के लोग बड़ी आसानी से आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं? जी सर, मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रसार हुआ है वो एक समान नहीं हुआ है सर, और जो इनकी वो तो कहीं भी नहीं हुआ है। जी सर। लेकिन उथल पुथल तो, इतना उथल पुथल तो कहीं नहीं है। जी सर, हो सकता है अभी मैं सर एग्जैक्ट रीजन पता नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। को जातिवाद है, पंथ है, धर्म है, ये जो विविधता है, इसके जो फिशर्स हैं और इसमें जो उलझे हैं हम, तो शायद यही
कारण है हमारी कमजोरी का। जी थैंक यू सर करेक्टिंग। आज की अखबार पढ़ी आपने? जी मैम थोड़ा पढ़ा है। आज का सबसे जो आपको क्या लगा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है आपके हिसाब से? मैं 1 मिनट चाहूँगी याद करने के लिए। ट्रम्प का मैम शपथ ग्रहण में मुकेश अंबानी पहुंचते हैं, ये मैंने देखा है। तो इसका देख के मैंने ये पता लगाया कि अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। और मैं ट्रम्प की पॉलिसीज़ का मैंने पढ़ा है कि आने वाले समय में उनकी ये पॉलिसीज़ हो सकती हैं जो अपने लिए उपयोगी या हानिकारक दोनों हो सकती हैं। अच्छा चलिए, अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडेन जो अब पिछले राष्ट्रपति थे, उनकी विदेश नीति के क्या अचीवमेंट्स रहे या क्या फेलियर्स रहे आपके हिसाब से प्रेसिडेंट बाइडेन के? ऑल अराउंड अमेरिका के संदर्भ में मैम? ओवरऑल विश्व के संदर्भ में, और भारत के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन कैसे रहे? जी मैम, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ प्रेसिडेंट बाइडेन है, भारत के संदर्भ में उनकी पॉलिसी मैं अच्छा ही मान रही हूँ मैम। जैसे क्वाड में सक्रिय भूमिका और इंडो पैसिफिक में सेंट्रलिटी लाया जाना। लेकिन एज विश्व लेवल पर बाइडेन ट्रम्प की तुलना में मुझे कम प्रभावी लगी मैम। जैसे जो इजराइल हमास वाला है, इसमें बाइडेन असक्षम प्रतीत होते हैं कि मतलब वो ये शांति समझौता नहीं करवा पाते हैं। कहा जा रहा है कि बाइडेन बोल रहे हमने करवाया, ट्रम्प बोल रहे हमने करवाया। तो ये एक्चुअली आपको क्या लग रहा है कि ये किसको श्रेय जाना चाहिए? जी मैम, वो इंटरनल पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में होता रहेगा कि हमने किया। चलिए, एक तो आपने बोला इजराइल हमास वाला जो है उनकी एक सफलता उसमें नहीं रही, और क्या आपको लगा उनकी विदेश नीति? जी, जैसे रूस पर जो ट्रम्प द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि रूस पर इतने सख्त प्रतिबंध नहीं लगा पाए बाइडेन, और रूस का अन्य राष्ट्रों के साथ ट्रेड जारी रहा, जिसे यूक्रेन और रूस वार में रशिया के लिए फंडिंग करना आसान रहा। और मैम यूरोप के संदर्भ में जहाँ अमेरिका की नीति है उसमें भी बाइडेन कुछ सक्षम प्रयास नहीं कर पाए, जिसे फ्रांस और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ी थी बीच में, और नाटो को हालांकि अभी मजबूत किया है ट्रम्प ने, सॉरी मैम बाइडेन ने। जी, अफगानिस्तान के संदर्भ में आपको क्या लगता है बाइडेन की विदेश नीति कैसी रही? मैम जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ बाइडेन ने शायद अफगानिस्तान के संदर्भ में ऐसी खास विशेष पॉलिसी नहीं अपनाई है, एज इग्नोरेंस स्टेट के रूप में देखा है मैम। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ममता, आप पढ़ा रही हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, आप तो देश निर्माण के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, फिर सिविल सर्विस में क्यों आना चाह रही हैं? जी मैम, सिविल सर्विसेज एक मजबूत इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें मैं एक बड़ा परिवर्तन ला सकती हूँ। वहीं जहाँ टीचिंग वाला करियर अच्छा है और इसमें एक भावी पीढ़ी को मैं तैयार कर पा रही हूँ, लेकिन सिविल सेवा के माध्यम से मुझे ब्रॉडर एरिया और डाइवर्स लोगों को इंटरेक्ट और उनको संबोधित करने, उनकी सर्विस देने का मौका मिलेगा मैम। सर, ममता फॉर्मल इंटरव्यू अभी कर चुका है। जी थैंक यू सर। हम अभी आपको बुलाएंगे जी इनफॉर्मल फीडबैक के लिए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।